फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स की। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम सेरोटोनिन को 5-HT के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम 5-HT के रिसेप्टर्स की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, 5-HT के रिसेप्टर्स कोई एक आधा नहीं है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप इन रिसेप्टर्स को देख के डर ना जाओ, क्योंकि ये रिसेप्टर है इतने ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इन रिसेप्टर्स को हम 3 वीडियोस में ख़त्म करेंगे। देखो, वैसे मैंने इन रिसेप्टर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट वे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। बट तो इसलिए मैंने सोचा कि इन रिसेप्टर्स को हम 3 वीडियोस में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले वीडियो में, सबसे आज वाली जो वीडियो होगी, इसमें हम बात करेंगे जो 5HT1 वाले रिसेप्टर हैं। देखो, 5HT7 तक है हमारे पास, 5HT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आज हम 1 वाले ही खत्म करेंगे, ठीक है। 1 वाले में थोड़े ज़्यादा रिसेप्टर हैं, फिर 2 वाले में भी आगे फर्दर कैटेगरी की हमें दी हुई है। उसके बाद सारे सिंगल सिंगल रिसेप्टर हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 के ऊपर ही आज फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रिसेप्टर, आपको पता चलेगा कौन से रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ये रिसेप्टर कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना, GPCR, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है। ये AC इनिबिटर्स होते हैं, एस्टाइल साइक्लेज इनिबिटर होते हैं। ये बेसिकली इनिबिशन का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे GI प्रोटीन इन्वॉल्व है। GI प्रोटीन जो होती है बेसिकली वो इनिबिशन में, ठीक है, इनिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर हमारे पास पहले इनकी लोकेशन देखेंगे कि इन रिसेप्टर्स की लोकेशन जो है, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। और उन लोकेशन पे जहाँ पे वो रिसेप्टर है, जब 5HT आके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5HT A है, B है, उसके बाद C यहाँ पे नहीं है, ठीक है, C को काट दिया है, D, E, F, ठीक है। तो F तक यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर है, A to F, उसमें C आपको नहीं करना, C मतलब है ही नहीं इसमें। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि 1A में पहले क्या है। अब जो इसकी सबसे पहली लोकेशन है वो रेफिन न्यूक्लियस में है। रेफिन न्यूक्लियस आपका ब्रेन का एक पार्ट है। इसमें ऑटो रिसेप्टर होता है। देखो, ऑटो रिसेप्टर पता है क्या होता है। जैसे हमारे पास 2 न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे एक ये होता है प्री सिनेप, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। सिनेप्सिस होते हैं ना इस तरह से। तो ये होता है, एक ऊपर वाला होता है प्री और नीचे वाला होता है पोस्ट सिनेप्टिक। तो जो ऊपर वाला होता है ना प्री सिनेप्टिक, इस प्री सिनेप्टिक पे यहाँ पे एक ऑटो रिसेप्टर होता है। इस ऑटो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है बेसिकली, जब भी देखो यहाँ से आपको आपने पढ़ा कि वेसिकल्स बर्स्ट करती हैं, वेसिकल बर्स्ट करने के बाद जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे जाके रिसेप्टर बाइंड करते हैं, फिर वो आगे जितना भी इसको जो फंक्शन आगे फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी रिसेप्टर, जो ये ऑटो रिसेप्टर है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, और ये ऑटो रिसेप्टर अपने आप ही इस जो ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है इसको ब्लॉक कर देगा, इसको बंद कर देगा। तो ऑटो रिसेप्टर का मेन फंक्शन क्या हुआ कि इनिबिशन का काम कर रहा है। देखो, यहाँ पे प्रोटीन भी वही यूज हो रही है, इनिबिशन वाली, और यहाँ पे काम भी क्या हो रहा है, ये ऑटो रिसेप्टर अब क्या फंक्शन शो करेगा, यहाँ पे 5HT का जो रिलीज है उसको कम कर देगा। तो यहाँ पे देखो 5HT का जो रिलीज यानी कम कर दी, यहाँ पे कम दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसका फंक्शन पता चला आपको। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन क्या है, पहले हम लोकेशन देखते हैं। हिपोकैम्पस में इसकी लोकेशन है। अब यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। ये हमारे पास प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। अब पोस्ट सिनेप्टिकल पे तो फंक्शन ही शो होगा, ठीक है। यहाँ पे सेरोटोनिन का रिलीज कम नहीं होगा, क्योंकि सेरोटोनिन का रिलीज कब कम होगा, जब ऑटो रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करेगा। पोस्ट सिनेप्टिक पे हमारे पास एक्शन शो होगा जब हिपोकैम्पस में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे 5HT A1, तो ये 5HT A1 रिसेप्टर्स पे आके हमारे सेरोटोनिन बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद हिपोकैम्पस पे क्या फंक्शन शो करेगा, एक जो एग्रेशन होता है ना, ठीक है, उसको कम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पल्सिविटी होती है उसको भी कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेडिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये अग्रेशन कम कर रहा है, ठीक है। अगर अग्रेशन, ये चीज़ ना होती तो क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान, ठीक है, या उसको एंजाइटी हो जाती। तो यहाँ पे हमने इसका फ़ायदा उठाया। हमने क्या किया कि अगर यहाँ पे इसका ये जो 5HT है बाइंड करने के बाद पोस्ट सिनेप्टिकली ये एग्रेशन कम कर रहा है, तो हमने इसका एक फ़ायदा ये उठाया कि हमने क्या किया, जो भी जो भी डिप्रेस इंसान होते हैं ना, डिप्रेशन जिनमें होता है या एंजाइटी जिनके अंदर होती है, तो उनके लिए एक मेडिकेशन यहाँ पे तैयार कर दी। कौन सी, 5HT1A एगोनिस्ट, एगोनिस्ट बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जो 5HT की सिमिलरली काम करेगी, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मेडिकेशन दी हुई है, जैसे बस्पिरोन एंड
जीपीरोन, ये मेडिकेशन एंटी एंजाइटी की तरह काम करती है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट किसकी तरह काम कर रही है, 5-HT की तरह, सेरोटोनिन की तरह फंक्शन शो कर रही है। तो हमें एगोनिस्ट देना है ताकि ये जो एग्रेशन है कम हो जाए। एंटी एंजाइटी में हम इसका बेसिकली देखते हैं। उसके बाद ही हिपोकैम्पस में एक फंक्शन और भी है इसका, जैसे BDNF। ये क्या होता है, ये BDNF एक फैक्टर होता है जो रिलीज होता है ये हिपोकैम्पस के अंदर ही, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है ये बेसिकली। अब इस फैक्टर का फंक्शन क्या होता है, जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है, ये फैक्टर जब रिलीज होगा हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो ये न्यूरोजेनेसिस करता है। अब यानी नए न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करता है, जो नए न्यूरॉन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। तो अब जब नए न्यूरॉन्स बनते हैं तो जो हमारी कोग्निटिव एबिलिटी है वो बढ़ती है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, ठीक है। तो इसके एक फंक्शन ये भी है। उसके बाद इसी रिसेप्टर के ही आगे और फंक्शन दिए हुए हैं। देखो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकती है, ठीक है। मैं हर एक वीडियो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई वीडियोस ऐसी होती है कि आपको थोड़ा लॉन्ग वे में देखना ही पड़ती है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, क्योंकि पर मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और यहाँ पे जो साथ ही साथ जो भी मेडिकेशन है वो भी हम यहाँ पे साथ ही साथ करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से रिलेट हो सके। अब देखो, इसी रिसेप्टर में हम 5-HT1A की है रिसेप्टर की बात करें तो उसमें अदर फंक्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ग्लूटामेट होता है उसको डिक्रीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज करता है। तो ये एक ही पॉइंट है सारा, ठीक है, रिलीज इन द वेरियस ब्रेन एरियाज। अब ग्लूटामेट जो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इनिबिशन फंक्शन शो करता है ये, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर ही जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ पे डोपामिन का रिलीज को बढ़ाता है। डोपामिन बहुत ही अच्छा हार्मोन होता है, ये हमें हैप्पीनेस करने हैप्पी रखने के लिए, और जो आपको प्लेजर फील होता है ना वो डोपामिन की वजह से ही होता है, ठीक है। सेरोटोनिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था फंक्शंस के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे रिलीज ऑफ ACTH, ऑक्सीटोसिन, एंडोट्रोफिन बेसिकली जो ये होता है, ये पेन किलर की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, पेन को कम करता है, तो इनकी रिलीज को ये बढ़ाता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर है 5-HT1B रिसेप्टर। अब 5-HT1B रिसेप्टर जो है ये भी हमारा जो है इनिबिटर ही, देखो GPCR रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही है ये भी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है AC इनिबिटर, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये बेसल गैंग्लिया से प्रेजेंट होता है, और ये ऑटो रिसेप्टर है। अगेन देखो ऑटो रिसेप्टर है तो ये क्या करेगी, 5-HT के जो फायरिंग है उसको कम करेंगे, 5-HT की जो रिलीज है उसको कम करेंगे वेसिकल्स के थ्रू। उसके बाद इसके रिसेप्टर हिपोकैम्पस पे भी प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे भी। अगर पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट है तो कोग्निटिव एबिलिटी को हमारी बढ़ा रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया मैंने आपको। उसके बाद ये पल्मोनरी ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। उसके बाद बोन्स में क्या करता है ये सिर्फ हम 5-HT1B के बारे में बात कर रहे हैं। बोन्स पे ये हमारे जो बोन्स होती हैं उसमें ओस्टियोब्लास्ट कराएगा, यानी बोन्स में जो सेल्स होते हैं उसकी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर्स फंक्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। डोपामिन की रिलीज को इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया के अंदर, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। उसके बाद ये डोपामिन जो है हमारे कोग्निशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटिवेशन हमें देता है ये, ठीक है। इनिबिट करता है वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स को, और वैसो एक्टिव पेप्टाइड जो होते हैं ये हमारे वैसो डायलेशन के डायलेटर्स होते हैं एक तरह से, ठीक है, वैसो डायलेट करते हैं। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा ना ध्यान में रखते हुए चलना, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक मेडिकेशन पढ़ेंगे माइग्रेन वाली, तो उसमें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मतलब यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इनिबिट कर रहा है फैक्टर को यहाँ पे एक तरह से ये पेप्टाइड है, ठीक है, वैसो एक्टिव पेप्टाइड है। इस पेप्टाइड का मेन फंक्शन क्या होता है, वैसो डायलेट करना, ठीक है। जब हम माइग्रेन आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगी माइग्रेन के जो पीछे का मैकेनिज्म है, माइग्रेन किस वजह से होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो वैसे डायलेट हो जाती हैं, डायलेट होने से वहाँ पे जो ब्लड फ्लूइड है वो मतलब लीक हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे रहेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइग्रेन के लिए पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन का भी यहाँ पे फंक्शन हम देखने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे माइग्रेन से आगे रिलेट भी करेंगे। उसके बाद जो नोसोसेप्टिव रिसेप्टर ट्रांसमिशंस होती हैं, यानी जो पेन के सिग्नल्स होते हैं उसको भी इनिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5-HT1D रिसेप्टर,
ठीक है। अब देखो ये भी GPCR रिसेप्टर है, जी प्रोटॉन कपल रिसेप्टर, AC इनिबिटर है ये भी, ठीक है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन आपके क्रेनियल ब्लड वेसल्स के अंदर है, ठीक है। क्रेनियल ब्लड वेसल्स के अंदर काम, इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर देती है ब्लड वेसल्स की। अब देखो यहाँ पे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है ब्रेन में, क्रेनियल ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं। अब यहीं से हमने एक मेडिकेशन को मतलब बनाया, कौन सी, देखो एक हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, मतलब कॉम्बिनेशन में नहीं है, दोनों का फंक्शन मैं आपको सेम बता रही हूँ। देखो जो 5-HT1B होता है, ये T1B, ये अब ऊपर मैंने अभी पढ़ाया आपको T1B, उसके बाद 1D, ये वाली मेडिसिन, इसकी इस रिसेप्टर की बात चल रही है यहाँ पे। 5-HT1B और 5-HT1D जो होता है, इसके हम एगोनिस्ट दे रहे हैं। अब देखो उसका मेन फंक्शन क्या है, आपको मैंने आपको बताया कि माइग्रेन जो होता है वो वैसोडाइलेशन से होता है, जब वेसल्स हमारे डायलेट कर जाती हैं तो उस वजह से माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। अभी शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ याद रखो, अब जब हम माइग्रेन पढ़ेंगे तो हम उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब यहाँ पे माइग्रेन वैसोडाइलेशन से हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। पहले डायलेट हो गई थी, अब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम यहाँ पे कम हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 5-HT1B के और 1D के, अब 1B का पहले मैंने आपको पहले बताया था कि देखो यहाँ पर वैसोडाइलेशन हो रहा है, तो वैसोडाइलेशन को कम कर रहा है बेसिकली, ये इनिबिट कर रहा है ना वैसोडाइलेशन को, क्योंकि यहाँ पे जो ये पेप्टाइड है ये कम हो रहा है, तो ये पेप्टाइड किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, वैसोडाइलेशन के लिए, और वैसोडाइलेशन कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसके एगोनिस्ट देंगे ना, एंटागोनिस्ट तो नहीं देंगे। अगर हमने एंटागोनिस्ट दिया तो वैसोडाइलेशन तो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम 5-HT1B के एगोनिस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका माइग्रेन ठीक हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे 5-HT1B के एगोनिस्ट का ही यहाँ पे यूज ले रहे हैं। उसके बाद 1D की अगर हम बात करते हैं, ये कैसे फंक्शन शो करेगा अपना, अब देखो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसका भी एगोनिस्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसका एंटागोनिस्ट इस्तेमाल किया तो वैसोडाइलेशन हो जाएगी, तो वो हमारे लिए तो वो यूजफुल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हमने इसका भी एगोनिस्ट लिया। एगोनिस्ट लेने से यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स, देखो यहाँ पे ये आपके आगे जब आप पढ़ोगे तो ट्रिपिन्स जो है ये इसकी मेडिकेशन है, ठीक है। आगे ट्रिपिन्स की और भी काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं, ये ट्रिपिन्स जो होते हैं बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको पता है कि माइग्रेन के लिए, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा ये आप इस पॉइंट को जरूर याद रखना, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। और यहीं से आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास दो ही रिसेप्टर बचे हैं, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। 5-HT1E, ये भी GPCR है, इसका बेसिकली कॉर्पस स्टेटम में कोई भी, मतलब वैसे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें कोई फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है कुछ भी, ठीक है। फंक्शन से कुछ भी आता पता नहीं है इसके। उसके बाद 5-HT1F जो है, ये भी सेम रिसेप्टर होगा, यहाँ पे ब्रेन और आपकी पेरिफेरली प्रेजेंट होते हैं इसके रिसेप्टर, लेकिन इसके भी फंक्शन का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा लंबी नहीं हुई है वीडियो, ठीक है, बहुत ही छोटी सी वीडियो बनी है, आई थिंक 13-14 मिनट्स की वीडियो बनेगी ये। सो यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स कंप्लीट होते हैं। 5-HT यहाँ पे बेसिकली 1-1 के रिसेप्टर मैंने क्लियर करवाए हैं। 5-HT में देखो बी है, ए है, बी है, सी नहीं है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। ई और एफ में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे वैसे है ही नहीं इसमें कुछ भी, ना इसमें फंक्शन है ना कोई मेडिकेशन है, तो मेडिकेशन सिर्फ डी तक में है। 3 ही रिसेप्टर मैंने आपको मेडिकेशन बताई है, और प्लीज़ इन पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, आपके आगे जाके क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत यहाँ पे काम आएंगे ये पॉइंट, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनको ये पॉइंट क्लियर होते ही नहीं है, इनका मैकेनिज्म पता चलता नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा नहीं होता कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलिएगा, आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और जो रिसेप्टर्स के बच चुके हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।